मैं मनोज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जिसका नाम है ऑल इन वन। जब से रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है उसके बाद से लगातार रवीश कुमार सोशल मीडिया, ट्विटर और दुनिया भर के ऐप्स या अखबारों की सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन जिस बात का अनुमान था, जिस बात की उम्मीद थी, वैसा ही हुआ। हर किसी को पता था कि एनडीटीवी से निकलने के बाद या निकाले जाने के बाद जो भी है, उसके बाद रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। एनडीटीवी से निकलने के बाद रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो डाला और उसमें कई तरह की भ्रामक बातें करी हैं और एक भ्रामक जाल बिछाने की कोशिश की, लोगों को डराने की कोशिश की और लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की भी कोशिश की। उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रवीश कुमार के सपोर्ट में देश का एक तबका, जिसको हम लेफ्टिस्ट या फिर लिबरल्स कहते हैं, वो उनकी सपोर्ट में लगातार एक्टिव हो चुका है और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और अन्य जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पर उनके सपोर्ट में या फिर उनके यूट्यूब चैनल को काफी प्रचार कर रहा है, काफी एडवर्टीजमेंट कर रहा है उनका, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कह भी रहे हैं। खैर, रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है और इसके लिए हम भी उनका सपोर्ट करते हैं कि वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर आए और अच्छी बातें करें देश के लिए। लेकिन भ्रामक बातें फैलाना एक इतने बड़े जर्नलिस्ट, इतने बड़े पत्रकार को शोभा नहीं देता। मैं रवीश कुमार से बहुत जूनियर हूं और मैं उनके बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं और कई मीडिया जर्नलिस्ट जो होते हैं और कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके वो रोल मॉडल भी होते हैं। लेकिन एज अ रोल मॉडल क्या मैं उनसे इस तरह की उम्मीद कर सकता हूं जो उन्होंने अपने एनडीटीवी छोड़ने के बाद यूट्यूब में जो पहला वीडियो डाला है उसमें उन्होंने बातें कही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या भ्रामक बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू, अपने रेजिग्नेशन के बाद पहले वीडियो में यूट्यूब में डाला है उन्होंने। मैं आपको बताता हूं कुछ बड़ी बातें और किस तरह उन्होंने भ्रामक जाल बिछाने की कोशिश की है, मैं ये भी आपको बताता हूं। एनडीटीवी से निकलने के बाद पहला वीडियो जो उन्होंने यूट्यूब पर डाला है उस पर उन्होंने कहा है कि देश इस समय बहुत खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है और इस समय जो एक पत्रकार है वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय हर पत्रकार बिका हुआ है और गोदी मीडिया की तरह पेश आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में पत्रकारों से सच निकलवाना या सच बात कहलवाना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि वो आजकल एक ट्रेंड और पैसों की तरफ बह गए हैं, जिसके बाद उनसे सच की उम्मीद करना बहुत बेकार है। इसमें एक एंगल अगर ढूंढने की कोशिश करें तो रवीश कुमार का कहना है कि उनको छोड़कर बाकी सारे पत्रकार जो हैं वो बिके हुए हैं। सिर्फ रवीश कुमार ने सच का ठेका ले रखा है और जो रवीश कुमार बोलते हैं वो एकदम सच और एकदम साफ है। लेकिन क्या ऐसा वाकई है? क्या रवीश कुमार, अगर सरकार के खिलाफ बोलना आपको सच लगता है तो क्या हर चीज आप एंटी गवर्नमेंट अगर बोलेंगे तो क्या वो आप सच कह रहे हैं या फिर सच का साथ दे रहे हैं? ऐसा कतई नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि आज के दौर में पत्रकारों की बोलती बंद हो गई है और लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मैं रवीश कुमार को वो दौर याद दिलाना चाहूंगा जब हम एक कांग्रेस के दौर पे थे, जब कांग्रेस की जनता सरकार हुआ करती थी। उस समय कैसे लोकतंत्र खतरे में नहीं था रवीश कुमार के मुताबिक। जब दिल्ली में आंदोलन हो रहा था, वहाँ पे अन्ना हजारे का आपको याद होगा, और उस आंदोलन में भी गया था और वहाँ पर किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद सरकार बैकफुट पे भी आई थी और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तब रवीश कुमार कहाँ थे? तब उनको लोकतंत्र खतरे में नजर क्यों नहीं आया? इसके अलावा जब बाबा रामदेव पर लाठीचार्ज हुआ था और उनको महिला कपड़े पहनकर वहां से अपने आप को बचाने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर भागना पड़ा था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। तब रवीश कुमार कहाँ थे? जब देश में 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान घोटाले हुए थे, तब लोकतंत्र नहीं था खतरे में। तब रवीश कुमार कहाँ थे? रवीश कुमार को अब लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है जब एक स्टेबल गवर्नमेंट इस देश में है और कई फैसले उन्होंने लिए हैं जो विवादित भी हो सकते हैं लेकिन देश हित में कहे जा सकते हैं। लेकिन अभी क्यों रवीश कुमार को लोकतंत्र और देश खतरे में नजर आ रहा है? क्या किसी एजेंडे की तरह रवीश कुमार काम कर रहे हैं? क्या किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वो काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मतलब उनके जो बयान है और जो उनकी ऑडियंस है वो वही है जो हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बोलने वाली है, चाहे वो
कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं वो नामों का खुलासा नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि कैसे रवीश कुमार भ्रामक बातें कर रहे हैं यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो इस्तीफे के बाद डालने के बाद। वो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और देश बहुत डरा हुआ है और आप लोगों को आवाज़ बननी होगी, क्योंकि अब पत्रकारों से भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। वो बोल रहे हैं कि मैं अब यूट्यूब पर आपको सच्चाई बताऊंगा और जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी चैनल्स हैं, वो सब गलत बताएंगे आपको। तो यहाँ पर ये भ्रामकता जो रवीश कुमार फैला रहे हैं, इससे लोगों को बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोकतंत्र खतरे में है और देश डरा हुआ है और जनता डरी हुई है, तो हर बार वो गवर्नमेंट कैसे आ जाती है। और अगर हम हाल फिलहाल के जो चुनाव हैं उनके नतीजे भी देखें तो यही गवर्नमेंट बार बार चुनकर क्यों आ रही है। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनकी हर चीज को अगेंस्ट करना, अपोज करना, ये दर्शाता है कि आपकी जो मेंटेलिटी है या फिर आपकी अप्रोच जो है वो नेगेटिव है और इस गवर्नमेंट के आप सख्त खिलाफ हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ पर्सनल मुद्दे या फिर कुछ पर्सनल निजी बातें उस गवर्नमेंट से बन नहीं रही है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि आज देश में जज डरे हुए हैं और जनता डरी हुई है और जनता को अब आना होगा, आवाज उठानी होगी। तो ये किस आवाज उठाने की बातें जो हमारे आदरणीय और रिस्पेक्टेड रवीश कुमार हैं वो कर रहे हैं? क्या वो जनता, ये उसी तरह की बातें हैं जैसे सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा था कि अब जनता को सड़कों पर उतरने की जरूरत है, और उसके बाद हमने देखा था कि पूरे देश में किस तरह का माहौल हो गया था। तो अब हमको और एक जनता को, एक आम आदमी है, उनको थोड़ा सा रवीश कुमार जैसे लोगों से और जो इस तरह की जो भ्रामक बातें फैलाते हैं और इस तरह की जो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं, उनसे बच के रहने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको सपोर्ट करने वाले हमारे देश में नहीं है, इन जैसे लोगों को भी सपोर्ट करने वाले हमारे देश में बहुत है। और इसका उदाहरण आप देख भी सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने यूट्यूब चैनल पर जाने की बात की और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लोगों के सामने जाहिर किया है, उसके बाद से उनके सब्सक्राइबर्स बूम देखने को मिले हैं। मतलब एकदम से उनके सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गए हैं और एक एजेंडे के तहत उनके चैनल को प्रचार और प्रसारित भी किया जा रहा है। हर कोई, आप ट्विटर पे जाके देखिए तो हर कोई उनके चैनल को कह रहा है कि उनकी क्लिप डाल रहा है और कह रहा है कि आप उसको सब्सक्राइब करिए। तो मेरा मानना है कि अगर रवीश कुमार इसी एजेंडे के तहत और इसी गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट की बातें करते रहेंगे और जिसको वो सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना सच और कितना झूठ है, इसको प्रसारित करते रहेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि उनकी जो ऑडियंस है या फिर जो उनको व्यूअर्स है वो उनको बचा पाएंगे। और क्योंकि हमारे देश में हर चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है और अभी मुझे इस समय सबसे मजबूत लोकतंत्र नजर आता है, जो कि पहले कांग्रेस के जमाने या फिर उससे पहले की सरकारों में आप देख लीजिए, जब कोई एक आम आदमी अपनी आवाज उठाने में भी डरता था। और इमरजेंसी का दौर भी आपको याद होगा और आपको वो दौर भी याद होगा जब यूपी में और भी सरकारें थी, तो यहाँ पे किस तरह के हाल थे। और आज का यूपी आप देख सकते हैं जहाँ पे किसी भी शख्स के साथ भेदभाव नहीं होता और हर किसी को न्याय जरूर मिलता है। रवीश कुमार, आपको आपकी नई इनिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सच का साथ देंगे और एजेंडे के तहत नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि क्या रवीश कुमार किसी एजेंडे के तहत काम करते हैं या फिर आप उनकी पत्रकारिता के फैन हैं। धन्यवाद।